आज आपके सामने आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों को समेट कर लाया हूँ। आशा करता हूँ ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला है डीयू में पीजी दाखिले का CSAS पोर्टल शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी दाखिले का CSAS पोर्टल शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई, अर्थात 25 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई। हालांकि रात 10 बजे के बाद CSAS पोर्टल शुरू हो चुका। विद्यार्थी दिन भर पोर्टल खोलने का इंतजार करते रहे। पोर्टल शुरू होने के बाद उन्होंने कोर्स और कॉलेज का विकल्प भरना शुरू किए। विद्यार्थी 25 मई तक प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। 25 मई तक प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 82 विषयों में प्रवेश के लिए सामान्य सीट आवंटन प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की। CUET परीक्षा देने वाले छात्र पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। दूसरी ओर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में पीजी प्रवेश शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, शैवाल से जैव ईंधन बनाने की ओर बढ़ रहे कदम। ये आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट पेपर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं करंट अफेयर्स आदि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्या है? वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर रोक लगाने का हर उपाय नाकाम सिद्ध हो रहा है। ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में टिकाऊ और अक्षय ऊर्जा के स्रोत की खोज की गई है। विज्ञानियों ने निष्प्रयोज्य पानी के सूक्ष्म शैवाल से जैव ईंधन तैयार करने में सफलता पाई है। जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटाया जा सकता है। अभी जैव ईंधन बनाने का प्रोजेक्ट आरंभिक चरण में है, लेकिन शैवालों की कम उत्पादकता व अधिक उत्पादन लागत जैसी बड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास हो रहा है। फिलहाल जैव ईंधन को वाहनों के इस्तेमाल के लायक बनाया जा रहा है। बताया गया है कि अभी 1 लीटर जैव ईंधन का उत्पादन करने में करीब 84 रुपये का खर्च आ रहा है। हालांकि जब बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाएगा तो इसके 30 रुपये प्रति लीटर आने की उम्मीद है। निर्मित तेल पर अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के विज्ञानियों ने अध्ययन शुरू किया है। वह परीक्षण के बाद अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि निर्मित तेल को और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। इस तेल को यूरोपीय मानक के अनुरूप भी ढाला जा रहा है। लवणता तनाव से शैवाल करते हैं ट्राइग्लिसराइड का उत्पादन। वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर RK गुप्ता ने बताया कि शैवाल के बायोमास और ऊर्जा निहित अणुओं को बढ़ाने के लिए नया तरीका बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। लवणता तनाव के अंतर्गत शैवाल ट्राइग्लिसराइड का उत्पादन करते हुए यह जैव ईंधन का प्रमुख कारण है। सिनेडस्मस सूक्ष्म शैवाल गंदे अनुपयोगी पानी में पाया जाता है। सबसे पहले इसे शुद्ध करने के बाद एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर इसे विकसित करने के लिए नमक की मात्रा बढ़ाई जाती है। इससे लिपिड में वृद्धि होती है, जिसका कारण यह है कि शैवाल से जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाना बेहद जरूरी है। ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रक्रिया के उपरांत ट्रांसग्लिसराइड को जैव ईंधन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने किया महत्वपूर्ण शोध। अमेरिका में भी शुरू हुआ अध्ययन। 2 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में हो चुका है प्रकाशन। विज्ञानियों का कहना है कि दुनिया में जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में मृत जानवरों और पेड़ पौधों के अवशेष दीर्घकाल में जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। जैव ईंधन बनाने के लिए अभी तक रतन जो जट्रोफा के पौधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बीजों से जैव ईंधन प्राप्त होता है, लेकिन हरित शैवाल ने जैव ईंधन उत्पादन की दिशा में अच्छी पहल की है। इस अध्ययन में शोधार्थी राहुल प्रसाद सिंह व प्रिया यादव शामिल है। स्विट्जरलैंड के 2 जर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रंटियर इन माइक्रोबायोलॉजी में यह अध्ययन प्रकाशित हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, विज्ञान महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है भारत। साइंस जर्नल नेचर हाल ही में भारत विज्ञान महाशक्ति साइंस पावर हाउस बनने की क्षमता की ओर बात कही है। इस ब्रिटिश जर्नल ने हाउ इंडिया कैन बिकम ए साइंस पावर हाउस शीर्षक से अपने लेख में यह भरोसा जताया है कि भारत सरकार ने हाल के समय में जिस प्रकार विज्ञान संबंधी उपलब्धि हासिल किया और शोध के क्षेत्र जो नए उपाय किए गए हैं उनसे भारत के विज्ञान महाशक्ति बनने का रास्ता खुल गया है।
ऐसे में हमें इन उपलब्धियों को जानना चाहिए। अमेरिका को महाशक्ति बनने में जिन घटनाओं का सबसे बड़ा योगदान था, उनमें से एक वर्ष 1969 में चंद्रमा पर उसके 2 अंतरिक्ष यात्रियों का पदार्पण था। यह एहसास उस समय भी दुनिया को हो गया था कि अमेरिका एक आर्थिक वैज्ञानिक महाशक्ति बनने की राह पर है। इस घटनाक्रम की तुलना पिछले साल चंद्रमा पर अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चौथे देश, लेकिन उसके दक्षिण ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश के रूप में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है और इससे भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल दिया है। कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भारत के बुनियादी शोध अनुसंधान कार्यक्रमों को तवज्जो नहीं दी थी। इससे देश काफी समय तक न केवल अपने प्रतिभाओं का पलायन ब्रेन ड्रेन से त्रस्त था, बल्कि अपने तरक्की के रास्तों को भी नहीं खोल पाए। लेकिन बीते 8-10 वर्षों में भारत सरकार के कई निर्णय और विज्ञान संबंधी उपलब्धियों ने का नया माहौल बना दिया है, जो इसे साइंस का पावर हाउस बनने की क्षमता रखते हैं। साइंस का पावर हाउस बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निजी क्षेत्र की हो सकती है। निश्चय ही भारत सरकार विज्ञान संबंधी अनुसंधान को अपने सहयोग मुहैया करा रही है, लेकिन जिस कमजोर कड़ी का संकेत नेचर का संपादकीय करता है, उसका संकेत है कि इस काम में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। अन्यथा वहाँ भी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा जैसा संकट पैदा हो सकता है, जिससे अक्सर अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए धन की कमी हो जाती है। इसलिए एक बड़ी भूमिका उन भारतीय फार्मा, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि कंपनियों को ही हो सकती है जो कामकाज और कमाई के नजरिए से वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा पा चुकी है, लेकिन अभी उनका ध्यान देश में हो रहे शोध और खोज के कार्यों की ओर नहीं है। यदि ये वैश्विक भारतीय कंपनियां रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे तो इसका एक बड़ा लाभ देश में शोध संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित हो सकता है। अंततः यह सिलसिला अनुसंधान के बल पर भारत को एक बड़ी आर्थिक ताकत में बदलने में मददगार साबित हो सकता है। बदल रहा है भारत का नजरिया। क्या बदल रहा है भारत का नजरिया? तो भारत के वैज्ञानिक आयामों को लेकर दुनिया के नजरिए में आ रहे अंतर की कुछ ठोस वजह भी, जैसे वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराना भारत के वैज्ञानिक जगत को एक नए शीर्ष पर स्थापित करने का कारनामा बन गया है। यह उपलब्धि विज्ञान और तकनीक में भारत की बढ़ती दखल का प्रतीक है। ऐसी दूसरी बड़ी सफलता देश के पहले अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला आदित्य L1 का सफल परीक्षण रही। तमाम उपकरणों से लैस भारत के सौर मिशन आदित्य L1 का सबसे बड़ा उद्देश्य सूर्य को बड़ा परत कोरोना का सटीक अध्ययन करना है। सूर्य का बाह्य परत कोरोना का सटीक अध्ययन करना, जो न केवल हमारे वैज्ञानिकों के सूर्य संबंधी समझ में वृद्धि करे, बल्कि मौसम के पूर्वानुमान पर पड़ने वाले अंतरिक्षीय प्रभावों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक कामयाबियां विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे शोध अनुसंधान का नतीजा है, लेकिन ऐसे कारनामे सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में रुपये पैसे के डिजिटल लेन देन की सुदृढ़ व्यवस्था वाला तंत्र बनी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को तैयार करना भारत के शान बढ़ाने वाला कारनामा बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप स्थापित करने के बाद दुनिया के 8 देशों से समझौता कर चुका है, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो इस संबंध में भारत से समझौता करना चाहते हैं। ये समझौते ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी स्थापित करने की भारत की योजना का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों में TPI नामक एक सूचना प्रणालियों का एक आभासी तंत्र विकसित किया जाना है। नेक्स्ट, भारत का सेवा निर्यात 2023 में 11.4% बढ़ा। अंकटाड रिपोर्ट। वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भी भारत का सेवा निर्यात 2023 में 11.4% बढ़कर $345 अरब हो गया, जबकि चीन का निर्यात 10.1% घटकर $381 अरब रहा।
अंकटाड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सेवा निर्यात वृद्धि में योगदान देने वाले क्षेत्रों में यात्रा, परिवहन, चिकित्सा और आतिथ्य शामिल है। अंकटाड के त्रैमासिक बुलेटिन में कहा गया मौजूदा डॉलर मूल्य के संदर्भ में 8.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ वैश्विक सेवा निर्यात 2023 में $6900 अरब को पार कर गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रमुख निर्यातकों में भारत, चीन, सिंगापुर, तुर्की, थाईलैंड, मैक्सिको और सऊदी अरब शामिल है। हालांकि भारत का सेवा आयात पिछले साल 0.4% की मामूली गिरावट के साथ $248 अरब हो गया। नेक्स्ट, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट से प्रभावित हुए लाखों लोग। 1986 में आज ही सोवियत संघ, अब यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में एक प्रयोग के कारण विनाशकारी विस्फोट हुआ था। विस्फोट में 31 लोग मारे गए। वहीं इसके रेडिएशन से लाखों लोग प्रभावित हुए। इसे दुनिया की सबसे भयावह परमाणु आपदाओं में से गिना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र वर्तमान में किस देश में स्थित है? वर्तमान में परमाणु यूक्रेन देश में स्थित है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन में स्थित है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अमेरिका में शुरू हुआ साल्क पोलियो वैक्सीन का परीक्षण। साल्क पोलियो का जो टीका होता है साल्क होता है। 1954 में आज ही साल्क पोलियो वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ था। इस दौरान अमेरिका, कनाडा और फिनलैंड के 18 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी। 12 अप्रैल 1955 को इसे प्रभावी घोषित किया गया। वैक्सीन अमेरिकी चिकित्सक जोनास साल्क ने विकसित की थी। क्वेश्चन पूछेगा कि साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल पोलियो के उन्मूलन के लिए किया जाता है, पोलियो के नियंत्रण के लिए किया जाता है। साल्क टीका का निर्माण किसने किया था? तो साल्क टीका का निर्माण जोनास साल्क ने किया था, जो अमेरिका के चिकित्सक थे। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन से आर्थिक संकट। जलवायु परिवर्तन से आर्थिक संकट, यह एडिटोरियल आज के जनसत्ता पेपर में आया है। देखिए क्या है इसमें लिखा गया। जलवायु परिवर्तन विश्व समुदाय के समक्ष एक गंभीर संकट के रूप में उभरा है। ऐसा भी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या अचानक पैदा हुई। आज भले विकसित और विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के लिए एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराते हो, लेकिन यह समस्या वैश्विक है। इस विकट समस्या से विकासशील, गरीब और कमजोर देश सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि उनके पास इसे निजात पाने की प्राप्त क्षमता और संसाधन का अभाव है। जलवायु परिवर्तन ने आर्थिक संकट, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। इससे पैदा हुए आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय समय पर रिपोर्टें प्रकाशित करती रही है। हाल में नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध में कहा गया कि 2060 तक वैश्विक स्तर पर $3.75 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है, जो वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद के लिए एक चिंता का विषय है। दुनिया भर के देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत भी इसका खामियाजा भुगत रहा है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रकाशित रिपोर्ट लॉस एंड डैमेज टू डेन हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग आउटपुट एंड कैपिटल में खुलासा हुआ है कि 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का नुकसान हुआ। अमेरिका के डेलावेयर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के चलते पिछले वर्ष वैश्विक आर्थिक उत्पादन में लगभग 6.3% की कमी दर्ज की गई। इससे पिछले 30 वर्षों में अल्प विकसित और विकासशील देशों के कुल सकल घरेलू उत्पाद में $21 खरब का नुकसान हुआ है। केवल 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.8% का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 2050 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद में 2.6% नुकसान का कारण जलवायु परिवर्तन होगा। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका के देश विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों के देशों को क्रमशः 14.1% और 11.2% का कुल सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हुआ है। भारत के कई छोटे बड़े राज्य जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क नामक रिपोर्ट में 2050 तक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित 2600 शहरों को चिन्हित किया गया, जिसमें भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे 9 राज्य शामिल है। इन राज्यों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के चपेट में न हो। सबसे ज़्यादा प्रभावित कृषि क्षेत्र, पर्यटन उद्योग, डेयरी उद्योग, मत्स्य और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले निवेशकों पर भी जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक बढ़ते जलवायु परिवर्तन के चलते भारत समेत दुनिया भर में कॉर्पोरेट ऋण आने वाले कुछ वर्षों में बढ़ जाएगा और संपूर्ण क्रेडिट रेटिंग में गिरावट देखने को मिलेगी। इसका अन्य क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में विश्व में लगभग 8 करोड़ नौकरियां घट जाएगी। केवल भारत में 3 करोड़ 4 लाख नौकरियां घटने की संभावना है। यहाँ पहला क्या होगा कि नौकरी रोजगार पर संकट होगा। दूसरा क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से खाद्यान्न उत्पादन घट रहा है। 2019 के एक अध्ययन के मुताबिक खराब मौसम के कारण भारत की वार्षिक फसल का नुकसान भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.25% था। जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक स्तर पर कुल कृषि उत्पादन पर प्रतिवर्ष लगभग 4 to 9% तक नुकसान हो सकता है, जिससे कुल जीडीपी में लगभग 1.5% का प्रतिवर्ष हानि होती है। घटती खाद्यान्न उत्पादन क्षमता से खाद्यान्न की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी, जो भूखमरी का कारण बन सकती है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2019 के मुकाबले भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या में 16.1 करोड़ की वृद्धि हुई। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2020 में 81.1 करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे थे। ऑक्सफैम के अनुसार जलवायु परिवर्तन की विभिन्न घटनाओं के चलते पिछले कुछ वर्षों में 2 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। नेक्स्ट है भूख से 28.2 करोड़ लोग तड़पने को हुए मजबूर। खाद्य संकट वाले देशों की संख्या में बढ़ोतरी। गाजा में सबसे ज्यादा लोगों ने अकाल का सामना किया। 2023 में 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोग भूख से तड़पने को मजबूर हुए। युद्धग्रस्त गाजा में सबसे ज्यादा लोगों ने अकाल की गंभीर स्थिति का सामना किया। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सामग्री की भारी कमी से जूझना पड़ा है, जिसकी वजह विशेष तौर पर गाजा पट्टी और सूडान में खाद्य सुरक्षा के बिगड़े हालात है। खाद्य संकट वाले देशों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिनकी निगरानी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भूख का एक पैमाना तय किया है, जिसमें 5 देशों के 705,000 लोग 5वें चरण में, जिसे उच्च स्तर माना गया है। उन्होंने बताया कि 2016 में वैश्विक रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत से यह संख्या अब तक सबसे ज्यादा है और 2016 में दर्ज संख्या के मुकाबले इसमें 4 गुना वृद्धि हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।